हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह। और आज डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड कि इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे हम रोगों से लड़ते हैं और आगे क्या प्रोस्पेक्टिव होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको मेरे से लाइव पढ़ना है और डेली लाइव पढ़ना है तो आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है डॉक्टर एस के सिंह, हर वर्ड स्मॉल लेटर में रहेगा और कोई भी गैप नहीं होगा। तो इसको आप यूज़ करेंगे तो आपके फ़ी में तुरंत 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और फ्री में टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहेगा आपके लिए। आप मेरे से अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ अगर हम देखते हैं तो एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है। इट इज़ लुक लाइक द वाई शेप। फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वाई शेप क्यों होता है, वाई शेप क्यों, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाई शेप क्यों होता है। तो आप अगर एंटीबॉडी का डायग्राम अच्छे से देखेंगे, so they have a two chain, one is called light chain, तो this one is a light chain and this one is a heavy chain, this is a heavy chain। तो जो हैवी चेन होता है वही वाई शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का वो वाई शेप हो जाता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर एंड दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज ड्यू टू द हेवी चेन एंड इट इज़ लाइक दिस। ये हैवी चेन होता है। दूसरा चीज़ ये होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से तो दे हैव अ सम ग्रूव होता है, कुछ अंदर धंसा हुआ स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट। हमने एंटीजन में देखा था कि एंटीजन के अंदर कुछ ऐसा निकला हुआ उभरा हुआ पार्ट था, नुकीला पार्ट था। इस नुकीले पार्ट को हम एपिटोप कहते थे। सो दिस एपिटोप इज फिक्स इनसाइड दिस ग्रूव और इस एपिटोप जो होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट के अंदर आके फिक्स हो जाता है। जैसे ही फिक्स होगा तो देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और अब डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रॉन्गर है। अगर एंटीबॉडी स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, अगर एंटीजन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमें डिजीज़ हो जाएगा, हमें बीमारी हो जाएगी। So this groove is important, this antigen binding site is important to binding of antigen, binding of epitope, ठीक है। And there is a bond is present in entire antibody structure, this is called disulfide bridges। तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस सल्फर बॉन्ड होता है जो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में रहता है। तो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज़ अ 4 पेप्टाइड चेन, देयर इज़ अ टू स्मॉलर दैट इज़ अ लाइट चेन। दो स्मॉलर होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे हमारे चेन है, दैट इज़ कॉल्ड लाइट चेन एंड टू लॉन्गर चेन दैट इज़ कॉल्ड हैवी चेन। इसलिए इसे फॉर्मूला वाइज अगर लिखें तो H2L2, H2 का मतलब होता है कि 2 heavy chain and 2 light chain। So this is that's structure of the antibody। तो टाइप ऑफ एंटीबॉडी समझते हैं कि टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे होता है। तो टाइप अगर आपको याद करना है तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, गेम याद करना पड़ेगा, गेम। तो G फॉर द IgG एंड A फॉर IgA, M फॉर IgM और E फॉर IgE। So there are the 4 type of antibodies, IgG, IgA, IgM और IgE। IgG के बारे में अगर हम बात करें तो IgG जो होता है मोस्ट अबंडेंट टाइप का होता है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो एंटीबॉडीज़ होता है वो हमारा IgG होता है। तो इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़, दैट इज़ अ 75%। पूरे एंटीबॉडीज़ में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला चीज़ है वो हमारा IgG है। इट क्रॉस द प्लेसेंटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके अंदर प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियस है उसके अंदर कोई बच्चा होगा। तो ये एंटीबॉडी जो होता है प्लेसेंटा के अंदर घुस जाता है, उसके अंदर बच्चे के अंदर पहुंच जाता है और उस बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। सो इट क्रॉस द प्लेसेंटा एंटर टू द फीटस टू प्रोवाइड द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मिल्क भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल कह सकते हैं इसमें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द IgG। नाउ वी डिस्कस अबाउट द IgA, क्योंकि गेम में ए आ गया।
तो ए का नंबर जो है सेकेंड लार्जेस्ट होता है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्लास एंड दे कंस्टिट्यूट ऑफ या कंसिस्टिंग ऑफ द 10%, पूरे इंटायर जो हमारा एंटीबॉडी होता है उसका 10% होता है। फर्स्ट मिल्क को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है और फर्स्ट टाइम अगर चाइल्ड बर्थ होता है, जैसे ही बर्थ हुआ तो दस ब्रेस्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ मिल्क, और इनिशियली 1 to 2 hours आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीट बेबी जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम, विच इज़ अ थिक yellowish in color, which is provided they consist of lot of nutrient which is important for the providing immunity to the new young ones. तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, saliva and tear is also example of IgE antibody. So IgM देखते हैं, IgM, तो IgM जो होता है इट इज़ द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी काफ़ी लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंड दे प्रोटेक्ट ब्लड को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, एंड इट कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो प्लेसेंटल बैरियर में क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो इट इज़ कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर के अंदर क्रॉस नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। IgE के बारे में बात करें तो इट इज़ मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव एनाफाइलेक्सिस, बाद में आप पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट आपको यहाँ पे याद रखना ही है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, एंड IgE एक्ट एज अ मीडिएटर फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस। जितने भी हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो IgE के ही थ्रू होते हैं, तो IgE इज़ अ इम्पॉर्टेंट। So allergy is a hypersensitiveness of the person of the some foreign substance coming in contact with entry of the body. एलर्जी क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ से, किसी भी सब्सटेंस से हमारी बॉडी जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाए, हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी. So allergy is a hypersensitive of the person of the some foreign substance coming in contact or enter inside the body. So आखिर जो जिससे एलर्जी होता है उसे हम एलर्जेंस बोलते हैं, यानी एलर्जेंस आर दो सब्सटेंस विच कॉजेज द एलर्जी, विच कॉजेज द एलर्जिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द होस्ट. अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, सपोज डस्ट से एलर्जी है या किसी कॉस्मेटिक आइटम से एलर्जी है, तो अगर वो मेरे से कॉन्टामिनेट होता है, मेरे अंदर आता है, तो मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी. सो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस कॉल्ड एलर्जेंस. तो एलर्जेंस में बी द डस्ट, मे बी द पॉलन, मे बी द सम डस्ट पार्टिकल्स, स्पोर्स, फैब्रिक, लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, प्लांट्स, सनलाइट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. इवन फूड आइटम, बर्गर वर्गर भी से भी एलर्जी हो सकता है. तो एवरीथिंग विच इज़ कॉजेज द हाइपर सेंसिटिव, कोई भी थिंग, कोई भी सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी को हाइपर सेंसिटिव बना दे, तो दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी. तो व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ एलर्जी? ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एलर्जी है. तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एलर्जी है, उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम होगा. लेट्स सपोज कि आपको डस्ट से एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी. तो सिम्टम so that result from the allergic may be the different kinds, but mostly it affect on the skin and the mucous membrane. Mostly skin में भी काफ़ी एलर्जी हो सकती है, mucous membrane से एलर्जी हो सकती है. So the common symptom are sneezing, watery eye, running nose, difficulty in breathing. So it depend करता है कि किस टाइप का एलर्जेंस आपके बॉडी के अंदर आया है, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स नज़र आते हैं. कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो एलर्जी इन्वॉल्व मेनली द IgE एंटीबॉडी. तो IgE एंटीबॉडी का आपके बॉडी में रेज हो जाएगा. एंड एक हमारी बॉडी में मास्ट सेल होता है, दिस मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. तो ये मास्ट सेल जो होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा, और जैसे ही हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा, इससे हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे. तो सिम्टम आर अपीयर ड्यूरिंग द मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी बॉडी में हिस्टामिन सिक्रीट हो रहा है, सेरोटोनिन सिक्रीट हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे. तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आर द लिवोसिट्रोजिन एंड सिट्रोजिन इज़ अ लाइक एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, और हम इसे टैबलेट के फॉर्म में देते हैं. टैबलेट लिवोसिट्रोजिन 500 mg
ODHS, HS का मतलब नाइट टाइम में, तो काफ़ी हद तक ये एलर्जी को रिड्यूस कर सकता है। एड्रोलिन और स्टेरॉइड हम तब देते हैं जब जैसे ब्रोंकियल अस्थमा जो होता है, ब्रोंकियल अस्थमा इज़ ऑल्सो अ एलर्जिक रिएक्शन। सो अगर अस्थमा जो है नॉर्मल दवाई से कंट्रोल नहीं हो पाता, दे आर अ लॉट ऑफ मेडिसिन ऑफ द अस्थमा, आपको मैं मेडिसिन यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर अस्थमा नॉर्मल मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है तो लास्ट में हम लोग उसे स्टेरॉइड देते हैं, तो उससे भी ठीक हो सकता है। दे रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द एलर्जी। सो व्हाट इज एग्जांपल ऑफ एलर्जिक डिजीज? द एलर्जिक डिजीज माइट बी अस्थमा, hay fever, anaphylaxis. So they are allergic reactions, allergic disease. तो ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन, इनमें से कौन सा डिजीज जो है एक एलर्जिक रिएक्शन से होता है, एलर्जिक डिजीज है? यस प्लीज। सो द आंसर विल बी द hay fever, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। स्किन कैंसर इज नॉट अ एलर्जिक डिजीज। Goiter is due to the hormonal, and enteric fever is typhoid fever, it is due to the Salmonella typhi. So allergic disease is a hay fever. So allergic disease जो है हमारा hay fever होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे ही सेल हमारे सेल को किल करने लगे, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। अगर हमारी सेल हमारे सेल को किल करने लगे तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। सो ऑटो इम्यूनिटी इज़ अ कंडीशन इन विच द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल damage by the action of immunological component or cells or antibody against the normal component of the body, यानी नॉर्मल component of the body के अगेंस्ट अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, अलग अलग एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही सेल और यही एंटीबॉडी हमारे नॉर्मल सेल्स को किल करने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। आपको ऑटो इम्यूनिटी पे इतना ज़्यादा खास पढ़ना नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल याद करना है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आता है नीट में, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये बीमारी ऑटो इम्यूनिटी है, क्या ये बीमारी ऑटो इम्यूनिटी नहीं है, इस टाइप का बहुत ही आसान क्वेश्चन। सो दे आर कॉजेज अननोन, कारण तो किसी को पता नहीं है कि आखिर ऑटो इम्यूनिटी का क्या कारण है, बट ऐसे समझा जाता है कि इस ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि टी हेल्पर सेल का नंबर बढ़ जाता है और टी सप्रेसर सेल का नंबर घट जाता है। तो टी हेल्पर सेल का नंबर बढ़ेगा और टी सप्रेसर सेल का नंबर घट जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हैसीमैथोथायराइडाइटिस, ये थायराइड की बीमारी होती है, हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली होता है। अस्थमा इज ऑल्सो ऑटो इम्यूनिटी, एंड सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटोस SLE होता है। जब आप MBBS करेंगे तो SLE इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, दे कॉजेज द कार्डिक इशूज़, दे कॉजेज द किडनी इशूज़। सीलियक डिजीज़ भी आपको पढ़ना है, जो कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेना पड़ता है। वो जो जिसको सीलियक डिजीज़ होगा वो नॉर्मल रोटी दाल सब्जी को खा नहीं पाएगा, तो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक एनीमिया, सोरियोसिस इज़ अ स्किन डिजीज़, एंड विटिलिगो इज़ ऑल्सो स्किन डिजीज़। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं इससे ज़्यादा कभी आज तक आया नहीं, ठीक है, और जो भी आएगा इसी से आएगा, तो हर एक चीज़ को एक याद कर लीजिए। नीट में आया वो क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिजीज़, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी अभी एग्जाम्पल देखा है। विटिलिगो इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़, रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़, सोरियोसिस इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़, बट अल्जाइमर डिजीज़ नॉट अ ऑटो इम्यून डिजीज़। तो जो होता है अल्जाइमर्स में क्या होता है कि हमें भूलने की टेंडेंसी होने लगती है, और जब हम ओल्ड होते हैं तब हमें भूलने लगते हैं, फटाफट चीज़ों को भूल सकते हैं। सो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्यून सिस्टम होते हैं, जैसे अभी हमने एंटीबॉडीज़ की बात करी, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़, हमने अभी डिस्कस भी किया था इसके बारे में। सो लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में देखते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन कैसे काम करते हैं और उनका क्या रोल होता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन वेयर द मैच्योरेशंस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस। तो जो भी लिम्फोसाइट्स होता है, चाहे वो B लिम्फोसाइट हो, T लिम्फोसाइट्स हो, तो मैच्योरेशन
और प्रोलिफरेशन यहीं पे होता है, हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन पे होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट टू फाइटिंग विद द डिजीज़। इन्हें डिजीज़ को मतलब कि एक हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट करने की क्षमता होती है। तो अगर अच्छे से वो मैच्योर नहीं होंगे, अच्छे से इनका नंबर नहीं बढ़ेगा, अच्छे से प्रोलिफरेट नहीं हो पाएंगे, तो उनकी फाइटिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है लिम्फॉइड ऑर्गन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पे वो मैच्योर भी हो सकते हैं, प्रोलिफरेट भी हो सकते हैं, अपना नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन बेसिकली दो टाइप का होता है, वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड अनदर इज़ कॉल्ड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन is also called central lymphoid organ, and the primary lymphoid organ are those organ where the T lymphocyte and B lymphocytes are formed। जहाँ पे T lymphocytes और B lymphocyte बनते हैं उसी को हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। वहाँ पे बनने के बाद वो प्रोलिफरेट भी होंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे भी, मैच्योर भी होंगे वहीं पे, और उनके अंदर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर डेवलप हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर उनके अंदर डेवलप होने का मतलब ये है कि अलग अलग बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर डेवलप हो जाएंगे। तो अगर कोई भी एंटीजन आएगा तो उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे और फटाफट उसे किल कर देंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज अ थाइमस एंड बोन मैरो। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का जो एग्जाम्पल है वो थाइमस है एंड बोन मैरो है। सो दिस इज कॉल्ड थाइमस एंड बोन मैरो। थाइमस एंड बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। Otherwise the spleen, lymph node, Peyer's patches are the secondary lymphoid organ। इसे हम secondary lymphoid organ कहते हैं। तो secondary lymphoid organ is also called peripheral lymphoid organ, जबकि हम primary lymphoid organ को central lymphoid organ बोल रहे थे। So after maturation of B lymphocytes and T lymphocytes, क्योंकि B lymphocyte और T lymphocyte बनते हैं primary lymphoid organ में, बट बनने के बाद कुछ लिम्फॉइड टिश्यू सेकेंडरी में आ जाते हैं और वहाँ पे भी अपना नंबर बढ़ाते हैं और प्रोलिफरेट रहते हैं, होते हैं, मैच्योर होते हैं, और डिफरेंशिएट होने के बाद ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सो आफ्टर द मैच्योरेशन of B lymphocyte and T lymphocyte migrate by the blood vascular or lymphatic system to the secondary lymphoid organ where they undergo the proliferation and differentiations। तो proliferate और differentiate होंगे। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे स्प्लिन, lymph node, tonsils and Peyer's patches of the small intestine। So this is example of the secondary lymphoid organ। So there are the lymphoid tissue also located within the lining of the major tract। तो जैसे मान लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको पता है कि ट्रैकिया, ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है, वहाँ पे भी छोटे छोटे लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल ट्रैक, और ये करीब 50% हमारे लिम्फॉइड टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आया था कि माल्ट, दैट इज़ अ म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, कंस्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं, कोई जल्दी से ध्यान नहीं देगा कि ये 50% भी याद करने वाला चीज़ है क्या। 50% क्यों याद रखें, हम तो बड़ा बड़ा टर्म याद रखेंगे, माल्ट को याद रखेंगे, हम तो स्प्लिन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेस को याद रखेंगे, 50% कौन याद रखेगा। और इससे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो देख रहे हैं कि एवरी वर्ड, सिंगल वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।